नमस्कार, आपका जिला आपका रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। अपने जिले की हर वो खबर जिससे आपका सरोकार, हर वो खबर जो आपके लिए है अहम, उन खबरों पर हमारे रिपोर्टर की है पैनी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का यह सफर। 16 दिसंबर 2012 9:54 पर दिल्ली के इंडिया गेट पर रोडवेज बस में जिस तरीके से निर्भया के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद से लेकर आज 4 साल बीत गए, लेकिन लोगों के जहन में आज भी निर्भया जिंदा है, वो मरी नहीं है। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, कई 42 कॉलेज की छात्राओं ने आज कानपुर की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बोल थे, निर्भया नहीं अकेली है, वो हमारी सहेली है। 365 डे के बैनर तले उन्होंने उनको निर्भया को श्रद्धांजलि दी है। वहीं साथ ही जब तक जो आरोपी उनको फांसी ना मिल जाए, तब तक ये प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। निर्भया कांड को भले ही 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है और इसी आंदोलन को लेकर, इसी इंसाफ की खातिर आज कानपुर के 42 कॉलेज की छात्र छात्राओं ने निर्भया के लिए इंसाफ की फिर से गुहार लगाई है। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर निकली सैकड़ों छात्राएं निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जिसको लेकर एक बार फिर लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। अलग अलग स्कूल कॉलेजों की छात्राओं ने पूरे शहर में विरोध रैली निकाली और निर्भया कांड जिसने पूरे देश में भूचाल सा मचा दिया था, साथ ही दिल्ली ही नहीं पूरे देश के राज्यों में महिला अपराधों को लेकर हाय हाय जैसे माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से इस कांड की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी सुनने को मिलने लगी थी। ऐसे दर्दनाक और खौफजदा कांड को उस समय अंजाम दिया गया जब दिल्ली की एक बस में यूपी की निर्भया के साथ 4 युवकों ने न केवल गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, बल्कि उसकी हालत ऐसी कर दी कि निर्भया की मौत तक हो गई थी। जिसके बाद चारों आरोपी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जनता की फांसी की मांग को पूरा नहीं किया गया है। जिसके बाद कांड के 4 साल होने पर जहां निर्भया के गांव में मातम छाया हुआ है, वहीं पूरे देश में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दोषियों को फांसी न दिए जाने को लेकर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। कुछ इसी कड़ी में शहर में भी लोगों का गुस्सा उस वक्त देखने को मिला जब शहर की समाज सेवी संस्था 365 डे बैनर तले 42 स्कूल कॉलेजों की छात्राओं ने अलग अलग टुकड़ी बनाकर पूरे शहर में विरोध की रैली निकाली, जिसमें छात्राओं ने आवाज निर्भया के इंसाफ के लिए बुलंद की। निर्भया कांड को लेकर भले ही 4 साल हो गए और निर्भया आज हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है और वो तब तक जिंदा रहेगी जब तक उसके आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। वहीं कानपुर में जिस तरीके से छात्राओं ने जिस तरीके से निर्भया के इंसाफ के लिए आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं भावभीनी श्रद्धांजलि भी निर्भया को दी। कानपुर से कैमरामैन आलम सिद्दीकी के साथ सुमित अवस्थी, नेशनल वॉइस। जय हिंद। जहां समाज में पत्रकारों के प्रति लोगों का नजरिया बदलता जा रहा है, वहीं लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो ऋषभ त्यागी ने एक तेजाब पीड़ित मुस्लिम लड़की की आर्थिक मदद कर और मदद के लिए अभियान चलाकर कौमी एकता और मानवता की मिसाल पेश की है। खीरी की मोहम्मदी कोतवाली में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ जब एक हैवान अपनी बदनीयती नहीं पूरी कर सका तो उसे तेजाब से नहला दिया। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ और आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। थोड़े दिन घटना चर्चाओं में रही और धीरे धीरे धूमिल हो गई, लेकिन उस लड़की के जख्म अब भी हरे थे और जिसके इलाज के लिए उसके माँ बाप के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। ये बात जब सुनी लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो ऋषभ त्यागी ने तो उस लड़की की मदद के लिए एक मुहिम छोड़ दी और उन्होंने खुद आर्थिक मदद भी की और अपने ग्रुप मेंट्स के जरिए लोगों से अपील की कि इस लड़की की मदद की जाए। इस मुस्लिम और तेजाब पीड़ित लड़की की मदद के लिए लोगों के हाथ आगे बढ़े और आज उसके माँ बाप के पास 80,000 रुपया इलाज के लिए पहुंच सका है, जिसके लिए उसके माँ बाप पत्रकारों को कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं। और उनकी इस मुहिम ने साबित कर दिया है कि व्यक्ति को अगर किसी की मदद के लिए दिल में जज्बा हो तो किसी भी पद, पोजीशन और कुर्सी पर रहते हुए वो मदद कर सकता है। और इस मुहिम ने पत्रकारों की समाज में नकारात्मक छवि के ऊपर भी एक सकारात्मक मिसाल पेश की है।
मदद के लिए कोई न कोई बहाना दिया करते हैं, लेकिन ऋषभ त्यागी की इस मुहिम ने ये साबित कर दिया है कि अगर व्यक्ति के मन में किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो कहीं भी किसी भी पोजीशन पर रहते हुए किसी की भी मदद कर सकता है। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला कांस्टेबल के खाते में अचानक 1 अरब रुपए के आसपास की रकम आ जाने से वह महिला कांस्टेबल दंग रह गई। हैरान और परेशान उस महिला पुलिसकर्मी ने अपने पुलिस के आला अधिकारियों को तत्काल इस मामले की सूचना दी। वहीं एक फैक्स उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सूचित किया है। मैनपुरी पुलिस की दबंगई दल में तैनात महिला कांस्टेबल रेखा राजौरिया के खाते में अचानक 1 अरब रुपए के आसपास की रकम पहुंच गई। इस रकम के उनके खाते में अचानक पहुंच जाने के बाद वो हैरान और परेशान हो गईं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल अपने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया। वहीं आपको बता दें कि एक फैक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी किया है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि उनके खाते में पहुंच जाने के बाद वो काफ़ी डरी हुई हैं। इस पूरे मामले के बाद उस महिला कांस्टेबल ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया। वहीं हैरान और परेशान महिला पुलिस की अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। प्राथमिक तौर पर उसने अपने पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी है। वहीं अगर बात करें तो एक प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी फैक्स किया है। उसका ये साफ कहना है कि अगर इतनी बड़ी रकम उसको दे दी जाती है तो वो सारी रकम को गरीब बच्चों में खर्च कर देगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी द्वारा देखा गया डिजिटल इंडिया का सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। देश के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रतापगढ़ जनपद के भगेसरा गांव में डिजिटल बैंक खोलकर पूरे गांव को ही डिजिटल बना दिया है। जहां एक तरफ पूरा देश बैंक की लाइनों में लगा है, तो वहीं इस गांव में किसानों से लेकर ग्राहकों तक कोई समस्या ही नहीं है और सभी को आसानी से यहां कैश उपलब्ध हो जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल बैंक खोलने का फैसला नोटबंदी से पहले लिया जा चुका था, जिसका उद्देश्य किसानों व ग्रामीण को सुविधा उपलब्ध कराना था। जिसके अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद की अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली ब्रांच भगेसरा में खोलकर कृषि को बढ़ावा दे रही है। छोटी सी जगह में पासबुक एंट्री मशीन, एटीएम से लेकर वॉशरूम और टॉयलेट का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बैंक के माध्यम से 10,000 तक की आबादी वाले गाँव को डिजिटल सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, भगेसरा गांव को विलेज का दर्जा देकर ग्रामीणों को कैशलेस बनाने के लिए बैंक अहम योगदान दे रही है। यहाँ किसानों के लिए एंड्रॉइड फोन की खरीद के लिए भी आने वाले समय में बैंक द्वारा 10,000 रुपए तक का ऋण देने की योजना है। गांव में माइक्रो एटीएम के माध्यम से केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही लेन देन नहीं बल्कि नए खाते भी खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल लेन देन के खाता धारकों को यूपीआई, यूएसडी, प्रीपेड वॉलेट, कार्ड्स, पीओएस व आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का कार्य भी शुरू करा दिया गया है। इस बैंक से आसपास के 14 गांवों को जोड़ा गया है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इस डिजिटल बैंक के माध्यम से उन्हें अब खाता खुलवाने से लेकर कैश की जमा निकासी में बहुत आसानी हो गई है। ग्रामीणों को खाता खुलवाने के लिए बहुत कागजात लाने की जरूरत नहीं पड़ती और पैसा निकालने के लिए उन्हें कोई फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता। सिर्फ उन्हें आधार कार्ड या पैन कार्ड लाने की आवश्यकता होती है और बैंकिंग हो जाती है। खास बात यह है कि नोटबंदी के बाद भी यहाँ कोई समस्या नहीं है और खेती किसानी करना आसान हो गया है। नोटबंदी के बाद जहाँ एक तरफ पूरा देश बैंक की लाइनों में खड़ा है, तो वहीं प्रतापगढ़ खुली डिजिटल बैंक लोगों को काफी लुभा रही है और यहाँ के कस्टमर के साथ साथ किसानों को भी राहत पहुँचा रही है। यहाँ आने वाले किसानों को कोई कागज नहीं लाना पड़ता है और उन्हें कम कागजात में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जरूरत है ऐसे बैंकों को बढ़ावा देने की, जिससे लोगों का काम आसान हो सके और भारत का सपना भी साकार हो सके। गोरखपुर को मिली देश की पहली हमसफर ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सजधज के रवाना हो रही है देश की पहली हमसफर ट्रेन, जिसको आज आनंद विहार के लिए रवाना किया गया। वैसे तो आज ये ट्रेन पर गोरखपुर से 4 बजे रवाना हुई, लेकिन 20 दिसंबर से इसके चलने का वक्त गोरखपुर से रात 8 बजे होगा। 12595 और 12596 नंबर से चल रही ये ट्रेन गोरखपुर से मंगलवार और गुरुवार, जबकि आनंद विहार से बुधवार और शुक्रवार से चलेगी। पहले दिन से इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों में ट्रेन को लेकर खासी उत्साह दिखने को मिला। इस ट्रेन को मिलने से यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिला। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री जिले का विकास काम का जायजा लेते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं।
सीएम ने जिन 8 मंत्रियों का जिला प्रभार बदला है उसमें मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को चित्रकूट का प्रभार दिया गया है, शिवाकांत ओझा को शामली का प्रभार दिया गया है, मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को मुरादाबाद का प्रभार दिया गया है, तो शाहजहांपुर के प्रभारी को याससा का बनाया गया है। वहीं एटा का प्रभार अभिषेक मिश्रा को दिया गया है और मंत्री जियाउद्दीन हक को मैनपुरी प्रभार दिया गया है। संभल का प्रभार राममूर्ति वर्मा को दिया गया है और मूलचंद चौहान को सिद्धार्थनगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जिस तरह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव से ठीक पहले 8 जिले के प्रभारी मंत्रियों को बदला है, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुराने जिले के प्रभारी मंत्रियों से नाखुश थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के दिग्गज मंत्री आजम खान के खिलाफ एक कड़ा पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने सपा सरकार के दिग्गज मंत्री आजम खान के खिलाफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कड़ा पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी फैसल खान लाला को लेकर आजम खान ने उन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आजम खान के बयान को गंभीरता से लेते हुए लिखा है कि आजम खान अपनी कैबिनेट में नंबर 2 के मंत्री हैं। इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। राज्यपाल पद की एक गरिमा होती है। इसके मद्देनजर आजम खान ने इस प्रकार के बयान देने उचित नहीं है। राज्यपाल ने सीएम से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इसके पहले भी कई बार मोहम्मद आजम खान ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ कई बार अभद्र टिप्पणियां की हैं। कल यानी 15 दिसंबर को सूबे के मुखिया अखिलेश यादव आए तो थे यूपी 100 योजना की शुरुआत कराने, लेकिन जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां पहुंचे तमाम किसान नेताओं ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया और वहां पड़ी तमाम कुर्सियां तोड़ डाली। पुलिस ने हंगामा करने वाले इन किसानों के खिलाफ आज मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। कल जैसे ही मंच पर अखिलेश यादव ने भाषण देना शुरू किया था, सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कुर्सियाँ तोड़ डाली। दरअसल ये लोग अन्ना प्रथा से परेशान हैं और इसके उपचार के लिए जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। कुछ किसान कानपुर के घाटमपुर में बने पावर प्लांट में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे। सभा के दौरान हुए इस हंगामे से प्रशासन सख्ते में आ गया और आज हमीरपुर पुलिस ने 10 नामजद किसानों सहित 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से क्यों कतरा रहा है? सवाल तो ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री की सभा के दौरान जब वहाँ हजारों पुलिसकर्मी तैनात थे और LIU वाले भी वहाँ तैनात थे, तो ये हंसिया और डंडा लिए हुए किसान वहाँ कहाँ से आ पहुँचे? क्या इन किसानों के साथ पुलिस विभाग अपने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा? परिवर्तन यात्रा की सफलता से उत्साहित बीजेपी ने आज यात्रा की समीक्षा करी, साथ ही अपने भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की बैठक की गई, साथ ही प्रदेश बीजेपी के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 2 चरणों में चली बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू समेत राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। पहले चरण में हुई बैठक में परिवर्तन यात्रा से जनता को दिए गए मैसेज का फीडबैक की जानकारी ली गई, साथ ही यात्रा से पार्टी को हुए फायदे का आकलन भी किया गया। तो वहीं दूसरी बैठक में बीजेपी के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने जहां परिवर्तन यात्रा की सफलता को गिनाया, तो वहीं बीजेपी के आगे के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 से 31 दिसंबर तक बीजेपी अटल संदेश सप्ताह मनाएगी। साथ ही 1 जनवरी को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलन किया जाएगा और 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक युवा संवाद और नारी सम्मान सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अपने नए कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जनता तक अपना संदेश कितना पहुंचा पाती है और कांग्रेस पर कितना जमकर प्रहार कर पाती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान ने पुंछ में एलओसी पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी फायरिंग का हमारे जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई दिनों की शांति के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सरहदों पर गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। सरहदों पर भारतीय सेना के जबरदस्त पलटवार के बाद शांत हुआ पाकिस्तान अब कुछ दिनों के सबक के बाद फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। पाकिस्तान की ओर से आज सुबह जम्मू संभाग के मेंढर में बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से आज सुबह सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग का सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के मकसद से सीमा पर फायरिंग करता है, लेकिन हमारे जवान चौकस हैं, पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बुखलाहट का नतीजा है कि लगातार पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करवा सके। पाकिस्तान घने कोहरे की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता है और साथ ही पाकिस्तान की ये कोशिश है कि बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सके। लेकिन बीएसएफ और सेना दोनों ही सरहदों पर मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान घने कोहरे की आड़ में आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना चाहता है। इसी का नतीजा है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हमारे चौकस जवानों के आगे पाकिस्तान को हर बात मुंह की खानी पड़ रही है। बिजनौर के नगीना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आज एक प्रेमी युगल ने परिवार से परेशान होकर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बिजनौर के गांव खुशहालपुर के रहने वाले आलोक और उसकी पड़ोस में रहने वाली वर्षा से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक ही बिरादरी के रहने के बाद भी दोनों के परिजन तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर आज सवेरे दोनों ने गांव के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसमें लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और प्रेमी की इलाज के दौरान मेरठ में मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ। इस प्रेमी जोड़े को लगातार परिवार से रुसवाई मिलने पर इन दोनों ने आज ट्रेन के सामने कूदकर जहां अपनी लीला समाप्त कर ली, वहीं पुलिस अब पंचनामा कर जहां दोनों का पोस्टमार्टम करा रही है, तो वहीं मृतक के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। इन बदमाशों के सरगना ने खुलासा करते हुए बताया कि नोटबंदी के बाद से आहत होकर ही इन्होंने चेन स्नैचिंग का रास्ता चुना था। इससे पहले ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। काफ़ी लंबे समय से ये गिरोह संभल पुलिस की नाक में दम बना हुआ था। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद से कहीं न कहीं संभल पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं संभल जिले के कप्तान ने अपनी पूरी टीम को 5000 के पुरस्कार से नवाजा है। चंदौसी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुरादाबाद के भातु गिरोह का गिरफ्तार किया है। चंदौसी संभल पुलिस को इस गिरोह की काफी लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि ये गिरोह जनपद में लूट, स्नेचिंग जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था। ये पांचों आरोपी मुरादाबाद के हरतले के हैं। पुलिस को इनके पास से 2 सोने की चेन, 2 चाकू, 2 मोटरसाइकिल व 3 देसी तमंचे आदि बरामद हुआ है। इस गिरोह के सरगना अरुण ने बताया कि नोटबंदी का असर हम पर भी पड़ रहा है। हम पहले बड़ी बड़ी चोरियां किया करते थे, पर नोटबंदी के बाद से हमें स्नेचिंग करनी भी भारी पड़ रही है। यही वजह है कि हम लोग चंदौसी पुलिस के हपट्टे चढ़ गए। इस गिरोह को असालतपुर जारई के जंगलों से चंदौसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए इन बदमाशों का सीसीटीवी भी पुलिस ने जारी किया, जिसमें ये गिरोह महिलाओं के गले से चेन छीनता हुआ साफ नजर आ रहा है। एसपी संभल बालेंद्र भूषण ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरोह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इस गिरोह की तलाश कई जनपदों की पुलिस को थी। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट व चोरी करने वाले गिरोह के 5 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। चंदौसी पुलिस को इनके पास से कई देसी तमंचे व 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पुलिस को इस गिरोह की काफी लंबे समय से तलाश थी। ये गिरोह चोरी व लूट व लोगों के गले से चेन छीना करता था। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद से कहीं न कहीं संभल पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं इस तरह की घटनाओं पर भी रोक लगने की आशंका है। कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सीएमओ के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धरने का आज 4था दिन है, जहां एक और सभी साथी कर्मचारी सीएमओ के तबादले की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएमओ ऑफिस का कामकाज पूरी तरीके से ठप है। कानपुर देहात में आजकल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज पूरी तरीके से ठप है। सभी सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी सुबह से ही दफ्तर तो आते हैं, पर पूरा दिन धरना देकर गुजारते हैं
उनका कहना है कि इसकी वजह है वर्तमान सीएमओ अनीता सिंह की कार्यशैली। उनकी भाषा बहुत ही खराब है, जो कि कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। अपने समान अधिकारियों के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करती जैसा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ किया जाता है। सीएमओ ऑफिस के सभी कर्मचारी इस बात से भी नाराज है कि उनका वेतन समय से नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानियां उठानी पड़ती है। सीएमओ ऑफिस के सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने जिले के कई आला अधिकारियों से भी मुलाकात की, पर नतीजा नहीं निकला। हालात ये है कि अब सभी कर्मचारी व अधिकारी सामूहिक इस्तीफा देने के मूड में नजर आ रहे हैं और सीएमओ को हटाने के बाद ही काम पे लौटने की बात कर रहे हैं। कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सीएमओ के बीच का विवाद जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन कब तक इस मामले को गंभीरता से लेता है और कब कोई निर्णय लेता है, ताकि ये धरना पूरी तरीके से खत्म कराया जा सके। एनआरएचएम घोटाले की जांच की आंच बदायूं तक पहुंच गई है। बदायूं में भी एनआरएचएम में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने 26 लोगों को देहरादून की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। एनआरएचएम के घोटाले में बदायूं जिले का भी नाम शामिल है। सीबीआई बदायूं जिले में भी जांच कर रही है, जिसमें कई घोटाले सामने आए हैं। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2008 से 2011 के बीच के काफ़ी अभिलेख गायब हैं, जिस संबंध में सीबीआई ने बदायूं में आकर कई बार जांच की है। सीबीआई ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के 26 कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इसी दिसंबर के महीने में उनको देहरादून की सीबीआई की अदालत में पेश होने का आदेश दिया। एनआरएचएम घोटाले में उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों का बंदरगांठ हुआ था। इस घोटाले की वजह से उत्तर प्रदेश में कई सीएमओ की हत्याएं हुई थी और उस समय की तत्कालीन मायावती सरकार पर काफ़ी आरोप भी लगे थे। अब देखना यह है कि बदायूं जिले में जो सीबीआई जांच चल रही है, इस जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है और 26 लोगों को, जिन लोगों को सीबीआई ने बुलाया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उपनल महासंघ जहां सरकार पर अपनी बात मनाने का दबाव बना रहा है, तो वहीं उपनल महासंघ के कर्मियों को पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का भी साथ मिल गया है। और पिछले लंबे समय से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे उपनल महासंघ के कर्मियों को अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व विकास पुरुष एनडी तिवारी का खुलेआम समर्थन और साथ मिल गया है। एनडी तिवारी न सिर्फ उपनल कर्मियों का साथ दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ धरने पर भी बैठ गया और इसके साथ ही उनके पुत्र रोहित शेखर तिवारी व उनकी पत्नी उज्ज्वला शर्मा भी खुले तौर से इस समर्थन में है कि उपनल कर्मियों की मांगे जायज है और वो मांगे मान ली जानी चाहिए। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी आग्रह किया है कि उपनल कर्मियों की मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय करें। उपनल कर्मियों को पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी व उनके पुत्र रोहित शेखर के समर्थन मिलने से उपनल कर्मियों का हौसला दोगुना हो गया है। उपनल कर्मियों को लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के दबाव में सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी जो उनके जीवन की रेखा बदल देगी। जिले में प्राथमिक विद्यालयों की हालत बदहाल है। शिक्षक कुर्सियों पर वहीं टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर है छात्र। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बदली प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था। पंजीकृत छात्रों से कम होती है छात्रों की संख्या। मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 3200 से ज्यादा प्राथमिक और जूनियर विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालयों की हालत बदहाल है। हाईकोर्ट ने चिंता जताई है कि स्कूलों की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही अदालत ने दूसरी बार प्रदेश सरकार को चेताते हुए प्राथमिक स्कूलों में बेंच डेस्क की व्यवस्था करने को कहा है। सांसद नीलम सोनकर के आदर्श गाँव लोहरा का स्कूल जर्जर हालत में है। यही हालत करीब हर प्राथमिक विद्यालयों का है। शहर का एलवेल प्राथमिक विद्यालय भी जर्जर हालत में है। अगर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में गौर करें तो स्कूलों में डेस्क बेंच नहीं है। बच्चे स्कूलों में चटाई टाट पट्टी बोरा बैठकर पढ़ाई करते हैं। यही नहीं, रजिस्टर में छात्रों की संख्या जो पंजीकृत है वहीं स्कूल उपस्थिति में कम है। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ, वहीं किचन में साफ सफाई नहीं है। बच्चे बाहर आग ताप रहे हैं। छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण पर शिक्षिका का कहना है कि स्कूल का समय 10 बजे कर देना चाहिए। एक तरफ निजी विद्यालय जहां छात्रों को हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वहीं सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चे क्यों जाए सरकारी स्कूलों में, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारी विद्यालयों की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। पेशी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में न सिर्फ आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बल्कि ये प्रतियोगिता कल यानी 17 दिसंबर तक भी चलेगी, जिसमें छात्राएं अपनी अलग अलग प्रतिभाएं दिखाएंगी। जिले के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में क्रीड़ा प्रतियोगिता के दौरान नृत्य प्रस्तुत कर रही ये जिले के उन सभी 15 ब्लॉकों के आवासीय कस्तूरबा बालिका विद्यालय की वो छात्राएं हैं जो छात्राएं किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ घर बैठ गई थी। सरकार ऐसी बच्चों के लिए कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में रखकर उनकी पढ़ाई और लिखाई का पूरा जिम्मा लेती है।
बेसिक शिक्षा विभाग ऐसी छात्राओं के लिए न सिर्फ शिक्षा बल्कि शारीरिक विकास के लिए भी लगातार प्रतियोगिता करवाता रहता है, जिससे निराश हो चुकी बच्चियां आगे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकी। कृषि राज्य मंत्री राजा राजीव सिंह व बेसिक शिक्षा अधिकारी पीएन सिंह के अलावा जिले के सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया। बाराबंकी जिले के सभी 15 ब्लॉक से पहुंची छात्राओं ने अपनी अलग अलग प्रतिभाओं से न सिर्फ मंत्री जी का मन मोह लिया बल्कि वहां मौजूद तमाम टीचर और वहां की जनता के लिए भी एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। अब देखने वाली बात तो यही होगी इन छात्राओं को आखिर मंत्री और शिक्षा विभाग कैसे सम्मानित करेगा। आपका जिला आपका रिपोर्टर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।